नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, आज की जो वीडियो का विषय रहेगा, एक तो ये कि आज जो बाज़ार है, जो बाज़ार ऊपर खुला, ऊपर ही रहा, अच्छी पॉजिटिविटी देखने के लिए मिली। उसके बाद BSE के शेयरों में क्या हो गया, एंजल वन के शेयरों में क्या हो गया जो 5% टूट गया। दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे कि बैंक हमें किस तरह लूटते हैं। बैंक हमें लूटते जाते हैं और हम लूटते रहते हैं बिना किसी आवाज़ उठाए। इरडा जो कि इंडियन इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसका डाटा क्या बोलता है, कितने लोग हैं जिनको मिस प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। दूसरा, भारत को टैरिफ को लेकर के क्या रणनीति है, क्या विचार चल रहा है उसके ऊपर। और हमारे लाइफ के अंदर फाइनेंशियली प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि किसी भी व्यक्ति के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियली प्लानिंग। या सेबी का डाटा क्यों बोलता है कि ज़्यादातर लोग एफएनओ में नुकसान करते हैं और ये शेयर गिरे तो गिरे क्यों, एंजल वन के इनके। इस पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे शुरू में आज बात कर लेते हैं एफआईआई के डाटा की। जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, उन्होंने 3472 करोड़ रुपए की बिकवाली की है आज। जो डीआईआई है, जो घरेलू संस्थागत निवेशक हैं, उन्होंने 4263 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। अगर बात करें हमारा सोने की, तो सोना 1,09,000 के आसपास कारोबार कर रहा है। बात करें चांदी की, तो चांदी 1,25,800 पे बनी हुई है। रुपये की बात करें तो रुपया 88.10 पे बना है। डॉलर इंडेक्स बास्केट ऑफ करेंसी में डॉलर का भाव और 97.80 मतलब 98 के आसपास बना हुआ है। डॉलर का जो रेट है वो 98 है, मतलब सही है। वोल्टिलिटी इंडेक्स की बात करें अगर विक्स की, तो 10.36 पे विक्स है। और क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल जो है 67.47 पे कारोबार कर रहा है। बिटकॉइन की बात करें तो 1,14,011 रुपये US डॉलर, अमेरिकी US डॉलर में वो कारोबार कर रहा है। रूस ने ऐसे हमले कर दिए कि उसके जो ड्रोन है वो पोलैंड में जा गिरे हैं। पोलैंड जो कि नाटो का सदस्य है, नाटो का सदस्य होने के चलते उनने रूस के ड्रोन वहाँ गिरने से आर्टिकल 4 का जो है उल्लंघन किया है। रूस ने तो ये बोला है कि भाई ये हमसे मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई, मतलब वहाँ तक रेंज तक नहीं जाना था लेकिन चले गए, लेकिन ऐसा है। अगर बात करें आज निफ्टी की, तो निफ्टी 32 पॉइंट चढ़ गया, 25,005 पे बंद हुआ। बैंक निफ्टी की बात करें तो 133 पॉइंट चढ़ करके तुम्हारा 54,669 पे बंद हुआ। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी तुम्हारा 123 पॉइंट चढ़ के 81,548 पे बंद हुआ। गिरने वाले इंडाइसिस की बात करें तो निफ्टी आईटी आज 200 पॉइंट टूट गया, 35,960 में बंद हुआ। निफ्टी ऑटो आज 90 पॉइंट टूटा, लगभग 26,744 पे बंद हुआ। डाउ फ्यूचर सुस्त नज़र आ रहे हैं। जापान के बाजार में अच्छी खासी हरियाली है। और अगर बात करें यूरोप के बाजार की, तो यूरोप के जो बाजार हैं वो सभी पॉजिटिव दिख रहे हैं। निफ्टी फार्मा की बात करें तो निफ्टी फार्मा 101 पॉइंट चढ़ गया। निफ्टी मेटल भी आज 33 पॉइंट चढ़ के ही बंद हो रहा है। निफ्टी एफएमसीजी की अगर बात करें तो निफ्टी एफएमसीजी 103 पॉइंट चढ़ गया। और निफ्टी पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट जो बैंक होते हैं, उनमें भी 52 पॉइंटों की तेजी देखने के लिए मिली। निफ्टी मिड कैप वो भी 44 पॉइंट चढ़ गया। आज जो है अगस्त के जो सीपीआई के आंकड़े आए हैं, वे आंकड़ों में लगभग 28,264 करोड़ रुपए आया। अगर इसको पिछले उससे कंपेयर करेंगे तो 200 करोड़ कम आया, जो कि कोई इतनी ज़्यादा कंसर्न का विषय है नहीं, क्योंकि ये पैसा मार्केट में आया है। उसका एक कारण ये भी है कि पिछले महीने जो है एनएफओ कम आए थे। जैसे कि आप जानते हो स्टॉक मार्केट में शेयर के लिए आईपीओ आते हैं, ऐसे अगर आप म्यूचुअल फंड में काम करते हैं तो म्यूचुअल फंड के लिए एनएफओ आते हैं। तो इस बार एनएफओ कम आए थे, तो इसीलिए लगभग 28,264 करोड़ के अगेंस्ट में 200 करोड़ रुपया कम आया। तो इसमें घबराने वाली बात है नहीं, ये तो पैसा मार्केट में आया ही है, ना कि गया है। घबराने वाली जैसी चिंता जैसी कोई बात है नहीं। अगर बात करें आज कि बीएससी के शेयर क्यों गिरे, एंजल वन शेयर क्यों गिरे, एंजल वन और बीएससी दोनों 4-4% टूट गए, ऐसी क्या खबर आ गई साथियों। सेबी क्या है, कंसल्टेशन पेपर जारी करने जा रही है। कंसल्टेशन पेपर जारी का मतलब ये है कि सेबी का ऐसा मानना है कि ये जो एफएनओ है, फ्यूचर और ऑप्शन में जो मोनोपोलेशन होता है ना, उसको रोक लगाई जा सके। एक्चुअल में पिछले साल का जो डाटा है वो 1,05,000 करोड़ रुपये हैं जो रिटेल निवेशकों ने एफएनओ के जरिए गंवाए हैं। और इन कंपनियों का अगर आप रेवेन्यू पर नज़र डालोगे, तो अगर मैं बात करूं तुम्हारा एंजल वन की, तो एंजल वन ने पिछले वर्ष
890 करोड़ रुपए कमाए और 890 करोड़ रुपए में से लगभग 400 करोड़ रुपए जो हैं वो इन्होंने एफएनओ के जरिए कमाए, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन के जरिए। जनरली होता क्या है कि जो ब्रोकर होते हैं, इन ब्रोकरों को जो ज़्यादा कमाई होती है ना, अधिक कमाई मतलब 90% के आसपास तो नहीं, 50% जो कमाई होती है वो इनकी एफएनओ से होती है, फ्यूचर एंड ऑप्शन से। कभी आपने देखा होगा, आपके पास भी कोई कॉल आई होगी तो आपको ये बोला होगा हम आपको टिप देंगे, ये आप कॉल बाय कर लो, ये आप पुट बाय कर लो। वे कभी शेयर बाय करने की कोई सलाह नहीं देते, कारण कि शेयर बाय करने बेचवाने से उन्हें कोई रेवेन्यू नहीं होता। कोई भी ब्रोकर है, अगर मैं तो इसी इंडस्ट्री में हूँ तो इसलिए मुझे मालूम है, किसी भी जो आप स्टॉक खरीदते हो या बेचते हो या म्यूचुअल फंड से एसआईपी करते हो, उससे इनकी कोई कमाई नहीं होती। कमाई होती है ज़्यादातर इनकी एफएनओ से, फ्यूचर एंड ऑप्शन से। और फ्यूचर ऑप्शन में अगर मैं बताऊँ आपको, सेबी का, जो सेबी के अनुसार बीएससी का डाटा बोलता है 3236 करोड़ रुपए बीएससी ने टोटल रेवेन्यू कमाया। उसमें से अगर बात करें अकेले एफएनओ की, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन से बीएससी ने 1415 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। रेवेन्यू, जब एक बात बताओ, अब सेबी क्या चाह रही है? सेबी कह रही है कि भाई ये जो वीकली एक्सपायरी है इसे हम बंद करने का विचार कर रहे हैं। इसके ऊपर जो ब्रोकर हैं या बड़ी बड़ी जो फर्म है उनसे पहले डिस्कशन होगा, उनसे चर्चा होगी, उसके बाद ही वो होगा। कारण ये है कि भाई जो रिटेल निवेशक है वो हर साल साल दर साल बढ़ता जा रहा है। उससे पिछले साल 50,000 करोड़ का आंकड़ा था, फिर 75,000 करोड़ का आंकड़ा हो गया, पिछले साल 1,05,000 करोड़ रुपए कमाए। तो सेबी ऐसा चाहती है कि भाई ये जो पैसा रिटेल निवेशकों के हाथ से जाता है, ये जाता है जैन स्ट्रीट जैसी कंपनियों, क्योंकि जैन स्ट्रीट जैसी कंपनियां, सपोज करो अभी निफ्टी ऊपर चल रहा है तो आप क्या करोगे, 25,000 की कॉल खरीद लोगे। अगर कोई बड़ी जैन स्ट्रीट जैसी कंपनी 1,00,000 करोड़ रुपए लेकर बैठी है तो वहीं से शॉर्ट कर देगी, तो आपकी कॉल की वैल्यू रह जाएगी जीरो, तो वहीं से खरीद लेंगे। मतलब एफएनओ में ज़्यादा मोनोपुलेशन होता है, इसीलिए आपको देखा होगा एफएनओ का ऐड करते हुए ज़्यादा पाए जाते हैं कि यार एफएनओ में इतने करोड़ों करोड़ रुपए। अभी आप अगर डाटा निकाल के देखोगे तो बहुत आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे कि एफएनओ में करोड़ों करोड़ों रुपए कमाए हैं, क्योंकि सही निवेशक ना होना, मतलब एक इर्डा की एक डाटा बोलता है, सेबी की रिपोर्ट बोलती है कि भाई ज़्यादातर जो निवेशक नुकसान खाते हैं ना, वो खाते हैं सही वित्तीय सलाहकार ना होना। अगर आप रिसर्च एनालिस्ट हो रहे अपने किसी काम करने वाले को आप एफएनओ की सलाह दे रहे हो तो आप उसे सल्फास दे रहे हो खाने के लिए। अगर बात करें इर्डा की रिपोर्ट की, तो जो इर्डा है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने एक रिपोर्ट में बताया है कि लगभग हम जितनी भी आज तक हमारे पास केसेस हुए हैं, लगभग वे एनुअली सालाना बेसिस पे वे 3.5 लाख केस जो हैं वो दर्ज करते हैं। और उन्होंने जो उसमें से 20% का एक रेशो निकाला है, 20% ऐसे केसेस हैं जिन केसों को मिस प्रोडक्ट बना के बेचा गया, जिसको क्लाइंट को आवश्यकता ही नहीं थी। और वो जैसा आप बैंक में गए सपोज करो, बैंक वाले क्या करते हैं, आपको अपना टारगेट पूरा करने के लिए आपको ऐसे ऐसे प्रोडक्ट चिपका देते हैं जिन प्रोडक्टों की आपको आवश्यकता ही नहीं है। कारण उन्हें अपना टारगेट पूरा करना था, महीने का या तो तिमाही का या तो क्वार्टर, जो भी उनका छमाही का टारगेट होता है। और आप, बहुत से लोग नहीं भी समझ पाते, हम जाते हैं। आपने कभी इस बात पर विचार किया कि यार हम बैंक को अपना इतना सीक्रेट डाटा देते हैं, आधार कार्ड देते हैं, पैन कार्ड देते हैं, अपना मोबाइल नंबर देते हैं, ईमेल आईडी देते हैं, लेकिन ये ईमेल आईडी आपकी मिसकास्ट हो जाती है। मतलब कभी आपकी घरवाली का फ़ोन नहीं आया, आपके पापा का फ़ोन नहीं आया, आपकी मम्मी का फ़ोन नहीं आया, यहाँ तक कि आपकी बहन भाई का फ़ोन ना आए, लेकिन आपने देखा कि क्रेडिट कार्ड आपका अप्रूव हो गया है, आपको बिजनेस लोन अप्रूव हो गया है, आप फ़ोन उठाते ही आप फलाने आदमी बोल रहे हैं। भाई इनके पास तक ये डाटा जाता कैसे है? मैं आपसे बताऊंगा। सेबी का एक डाटा बोलता है कि ज़्यादातर जो रिटेल निवेशक है ना, वो खाते हैं नुकसान केवल मिस नॉलेज के कारण, मतलब उन्हें ज़्यादा जानकारी ना होने के कारण वो नुकसान खा जाते हैं। और सेबी ऐसा ही कुछ करने भी जा रहा है। वो चाह रहा है कि यार छोड़ो, अब इसको ना, इसमें एक क्राइटेरिया डाल दिया जाए कि आपकी जो एजुकेशन है वो इस लेवल की होनी चाहिए, आपकी नेटवर्थ इस लेवल की होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। दूसरा, अब आते हैं फिर बैंक वाले मामले में। तो ये हमारा डाटा लीक कौन करता है भाई? आप बताओ ना। हम इतना अपने श्योरिटी करने के बाद बैंकों में अपना डाटा देते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा डाटा देता कौन है? कभी इस बात पर सरकार ने रोक लगाई, कभी इस बात पर लगाम लगाई? नहीं। बस हमें कभी भी फ़ोन आते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गया। भाई मेरा नंबर आपको मिला कैसे? आप मेरे मोबाइल पे ऑफ़र आ रहे हैं, कैसे आया? आधार कार्ड, ये सब ना डाटा चोरी की एक छोटी मोटी हल्की वाली खबर ना मानो आप, ये बहुत बड़े स्केल पे चल रहा है। अब होता क्या है, जो आदमी थोड़ा सा समझ रखता है वो इसके बारे में एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव हो जाता है तो वो भाई
आरटीआई डाल देता है, बहुत से तरीके हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका है। या सपोज करो बैंक वालों ने मुझे कोई प्रोडक्ट बेच दिया, इंश्योरेंस बेच दिया 100 रुपये वाला, 50 वाला, 150 वाला, तो मैं तो IRDA में ले जाकर, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, मगर इनने मेरे को क्यों बेचा जब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं थी। तो तरीका है, पर लेकिन सबको इतनी इन्फॉर्मेशन रहती नहीं है, जानकारी रहती नहीं है, मिस इन्फॉर्मेशन के चलते बेच देते हैं, और बेच देते हैं तो मतलब फंस जाते हैं। और 80% में सर, मतलब बताओ 3.5 लाख जो FIR दर्ज होती हैं, एडा ने बताया 20% तो ऐसी हैं जिनकी उन्हें प्रोडक्ट की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बैंक वालों ने अपना टारगेट पूरा करने के लिए बेच दिया। बैंक हमसे इतना पैसा वसूलता है कि आपको मालूम नहीं है। आज UPI से इतने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, अपन गोलगप्पे तक खा रहे हैं, लेकिन बैंक क्या है ना, 1980 से जो बाहर आ नहीं रहा, 1980 से कैसे नहीं बाहर आ रहा, आप बताओ। आपने बैंकिंग व्यवस्था में कभी अगर देखा हो, तो जो आपने देखा हो मिनिमम बैलेंस ड्यू, अगर आप मिनिमम बैलेंस रख रहे हो ना, अगर उसको नहीं रख रहे तो लगभग 100 से 600 रुपये प्रति माह के आप काट लेता है बैंक। दूसरा, आपसे जो ना अगर आप स्टेटमेंट बुला रहे हो तो उसका भी आपसे पैसा ले लेता है। और तीसरा, अगर आपने 2 बार से ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर दिए ATM से, तो आपके 23 रुपये अलग से काट लेता है। और अभी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट में बताया कि SBI ने पिछले वर्ष 2024 में 331 करोड़ रुपए ट्रांजेक्शन से कमाए हैं। और अगर 5 सालों का डाटा निकाल के देखा जाए ना, कि SBI ने पिछले 5 सालों में 2043 करोड़ रुपया केवल ट्रांजेक्शन से कमाया है ATM से। जो अपन ज़्यादा ATM से ट्रांजेक्शन कर लेते हैं ना, कि 3 बार का टाइम मिला, अपन ने कर दिया 5 बार, तो 23 रुपये × 5, तो ऐसा करोड़ों में निकलते होंगे। तो सपोज करो आप 331 करोड़ रुपया SBI का ऐसे कमा लिया मात्र ट्रांजेक्शन से। दूसरा, आप एक तरीका और है कि भाई आपको अगर एक्टिविटी करानी है, नई एक्टिविटी करा दे, तो नॉन एक्टिविटी का भी आपसे चार्ज ले लेता है बैंक। अगर आप अकाउंट को ना छेड़ो ना, तो नॉन एक्टिविटी करने का 100 रुपये आपसे चार्ज ले लेता है। अगर आप बैंक से स्टेटमेंट ले लोगे तो 100 से 50 रुपये आपसे स्टेटमेंट का भी ले लेता है। अगर आप बोलते हो कि यार मेरे को SMS अलर्ट आए, तो लगभग 20 से 30 रुपये के आसपास वो प्रति क्वार्टर आपसे SMS का चार्ज भी ले लेता है। बैंक हर तरीके से काट रहा है। अगर आपका समय खराब है, आप बैंक में लोन लेने चले गए, तो प्रोसेसिंग फीस के चलते आपको 2-3% अलग से चिपका देता है। अगर आपका समय थोड़ा सा अच्छा चला गया कि यार चलो ठीक है, आपका भगवान ने हाथ पकड़ लिया, आप पहले ही क्लोज कराने चला गए, तो क्लोजिंग प्रोसेसिंग फीस 5% चिपका देता है। अगर आप NEFT करने जा रहे हो तो बैंक चार्ज चिपका देता है। RTGS करोगे तो चार्ज चिपका देता है। अगर आप नॉमिनी का नाम बदलवाने जा रहे हो ना, नॉमिनी चेंज कराने जा रहे हो, तो बैंक चिपका देता है। आपको अपने सिग्नेचर अपडेट कराने तो भी बैंक आपसे चार्ज लेता है। डिमांड या ड्राफ्ट बनवा रहे हो तो बैंक आपसे चार्ज लेता है। लेकिन बैंक, आपने कभी ये चीज़ देखी कि भाई इतने चार्ज लेता है, और तो और हम जो ATM यूज़ करते हैं ना, वो ATM भी हमारे ही पैसे से आता है। बैंक तो देना चाहिए, लेकिन उसका भी हमसे चार्ज लेता है बैंक। परिस्थिति ऐसी है कि आप जिसमें जितने डीपली जाते जाओगे ना, उतनी ही आप समझते जाओगे कि बैंकिंग की जो व्यवस्था है वो गड़बड़ चल रही है। गड़बड़ क्यों चल रही है? क्योंकि इन्होंने अपडेट ही नहीं किया। आज हम UPI यूज कर रहे हो, तो UPI पे भी ट्रांजेक्शन चार्ज लगाने जा रहे हैं यार। ये RBI से भिड़े हैं हर चक्कर में कि यार हमें UPI पे चार्जेस दो, हमें UPI पे पैसा दो। आप बताओ हम क्या करें? आप हमको इन्फॉर्मेशन ही नहीं ना, विदाउट इन्फॉर्मेशन के हमें पता ही नहीं बैंक हमें लूट रहा है, और हम लूटते जा रहे हैं और हंस भी रहे हैं। हाँ, पता ही नहीं। भाई देखो, इसके बारे में हमें लड़ना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। जो अगर बात करें कि भाई किसी भी व्यक्ति को अपनी लाइफ के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी क्यों आवश्यक है, देखो आप इमेजिन करो, ऐसा सोचो कि अगर भविष्य में फिर ऐसी सिचुएशन बन जाए जैसे कोविड के समय पे आई थी। सब ठीक चल रहा है, लेकिन एकाएक पता चले कि यार अब लॉकडाउन लग गया है, सब लोग अपने घर बैठ गए हैं, तो आप उस कंडीशन में अगर आपके पास में कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है ना, आपके बिल्कुल जैसा जितना कमाना उतना ही खाने वाली सिचुएशन में चल रहे हो ना, तो फिर आपके सामने एक समस्या आ जाती है। अगर आप कभी इन केस कोई फैमिली का गजन या कोई आपका जानने वाला कोई हॉस्पिटलाइज हुआ, आप क्या करोगे? या तो आप प्लॉट बेचोगे, मकान बेचोगे, या फिर आप क्रेडिट कार्ड लोगे, या फिर लोन लोगे, या रिश्तेदारों से लोगे। ये आपके पास में ऑप्शन बचते हैं। इन केस आप सोचो कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उसी कंपनी से आपको वंस फाइन टाइम आपको फायर कर दिया जाता है, छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, आपके पास कोई फाइनेंशियली प्लानिंग ही नहीं है, तो उस कंडीशन में आप बिल्कुल रोड पे आ जाते हो। तो इसीलिए सबसे पहले आपके परिवार के लिए आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं आपको किसी भी कंपनी की कोई रिकमेंड नहीं कर रहा, बट मैं खुद स्टार हेल्थ से हूँ। अगर आपको कराना हो तो अलग बात है।
ठीक है। पहली बात तो स्टार मतलब आपको हेल्थ इंश्योरेंस मोस्ट कंपलसरी होना चाहिए। इन केस अगर कभी परिवार में ऐसी सिचुएशन बने तो हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। दूसरा, टर्म इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। तीसरा, आपके पास में जितने आपके एक साल के खर्चे हैं एनुअली, सपोज करो आप 15,000 रुपये महीना आपका खर्चा है ना, 15,000 इंटू 10 मतलब 1.5 लाख रुपया, या 12 भी कर सकते हो, 1,80,000, इतना तो आपके पास में एफडी के फॉर्म में होना चाहिए कि भाई मैं एक साल के लिए कम से कम सर्वाइव कर लूँ अगर मेरे साथ कोई सिचुएशन बने। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब, मैंने ऐसे कई बार देखे कि सब ठीक चल रहा था लेकिन उसके बाद में फिर लाइफ ने एक अलग मोड़ लिया, फिर लाइफ बिल्कुल वहाँ, मेरे खुद के साले के साथ में हुआ। मेरा साला बिल्कुल ठीक ठाक था लेकिन एक चांस ऐसा हुआ, एक दिन छत से गिर गया और उसके बाद वो फिर कभी उठा नहीं। मतलब इन केस कभी भी कोई सिचुएशन बन जाए, हेल्थ इंश्योरेंस मोस्ट कंपलसरी है, टर्म इंश्योरेंस मोस्ट कंपलसरी है, और आपके परिवार का जितना आपका महीने का खर्चा है इसका मल्टीप्लाई 12, एक साल का आपके पास में एफडी के फॉर्म में रहना चाहिए। उसके बाद आप उसको बढ़ा सकते हो, 5 साल का कर सकते हो। अगर आप 20 साल का कर लेते हो, आप सपोज करो आपका घर का खर्चा 2 लाख है, 2 लाख इंटू 20 साल मतलब 40 लाख रुपया अगर आपके पास में है तो मतलब इनफ है, आप फाइनेंशियली फ्री बोल सकते हो अपने आप को। वो इसलिए ज़रूरी है कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि इनके पास में एक मेडिकल इमरजेंसी आई और वो आज रोड पे आ गए, घर बिक गया, प्लॉट बिक गया और जिस आदमी ने पैसा लगाया वो भी चला गया। अब अल्टीमेटली उनके पास कुछ नहीं बचा, अब अपने मजदूरी करके गुजारा कर रहे हैं। मैं प्रति व्यक्ति से आदमी से बोलना चाहता हूँ कि भाई अपने फाइनेंशियली प्लानिंग जरूर करें, अपना हेल्थ इंश्योरेंस लें, टर्म इंश्योरेंस लें, और अपना जितना कमा रहे हो उसका 10 गुना, जितना आपका अगर 2 लाख का खर्चा है तो 2 लाख का मल्टीप्लाई 10 इतना जोड़ो, कम से कम जोड़ कर रखो। ट्रंप झुक क्यों गए? कभी आपने सोचा इस बात को लेकर? ट्रंप झुके अल्टीमेटली जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स के कारण। गोल्डमैन सैक्स जो कि अमेरिका की फर्म है और जेपी मॉर्गन जो कि अमेरिका की फर्म है, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली और उस रिपोर्ट में बताया है कि जिस तरह की डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां हैं ना, उन नीतियों के चलते ऐसे उम्मीदें जताई जा रही हैं कि अमेरिका में बहुत जल्द ही मंदी आ सकती है। कारण देखिए, आपने देखा होगा कि रोजगार के जो आंकड़े हैं वो बेहद खराब आ रहे हैं। अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप दूसरे देशों के साथ में जो टैरिफ खेल रहा है वो बहुत अलग ही लेवल पे खेल रहा है। तो इसके चलते जो डोनाल्ड ट्रंप की वहाँ पे जो जॉबलेस डाटा आ रहा है, और एआई के चलते जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, आपने देखा होगा जो आईटी कंपनियां हैं ना वो अपने लड़कों को हायर मतलब फायर कर रही है जॉब से। अब जॉब से फायर करेंगी तो अल्टीमेटली बैलेंस शीट तो अच्छी हो जाएगी। आप देखो आईटी कंपनी की जब बैलेंस शीट अच्छी हो जाएगी मतलब जो उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ जाएंगे। अगर वे 100 रुपये में से 40 रुपये कमा रही हैं और उन्होंने 20 लड़के हायर कर दिए, वो बिल्कुल छोटे लेवल का समझो, तो 20 लड़के हायर कर दिए मतलब वो काम वो एआई से करा रही है। एआई से करा रहे तो उनका जो 40% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो बढ़ के 50 हो जाएगा। मतलब उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो बढ़ जाएगा, लेकिन वहाँ पे जो रोजगार के आंकड़े हैं ना वो गड़बड़ हो जाएंगे। रोजगार के आंकड़े क्यों गड़बड़ हो जाएंगे भाई? अल्टीमेटली सरकार को हम चुनते क्यों हैं? सरकार को हम इसीलिए चुनते हैं ना कि बेरोजगारी है उसे ख़त्म करें, भुखमरी है उसे ख़त्म करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे, हॉस्पिटल, रोड, इन चीज़ों पर ध्यान दे, देश की जो बाहरी सुरक्षा है उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रहे, कोई दूसरा व्यक्ति भारत के मतलब किसी भी देश पर, अन्य देश पर अटैक ना कर पाए, अपनी संप्रभुता अखंडता के लिए लीडरशिप अच्छे हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप में ऐसी कोई सी नीति नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप, सीधी सी बात है कि अगर कोई झुक रहा है तो उसको और झुकाते, और झुकाते तो वो और झुकाते। तो कैसा? यूरोपियन यूनियन को देख लो, जापान को देख लो। और लेकिन अब भारत नहीं झुका, चाइना नहीं झुका, तो उन्होंने आखिर में चाइना पर उन्होंने हर प्रेशर अपना आजमाया। जब चाइना नहीं झुका तो उन्होंने फिर चाइना से अपने आप झुक कर डील कर ली। कहला नहीं कोई दिक्कत नहीं, अपन तो दोस्त हैं। भारत पर उन्होंने वही प्रेशर प्रैक्टिस करी। जब पाकिस्तान के साथ कन्फ्लिक्ट बढ़ा तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला मैंने युद्ध शांत कराया। मोदी जी ने बोल दिया नहीं इनका कोई लेना देना नहीं था, भारत का युद्ध, भारत में पाकिस्तान से फ़ोन आया, हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, इनका कोई मतलब नहीं है। ये तो ज़बरदस्ती में कह रहे हैं कि हमारा। अब डोनाल्ड ट्रंप इस बात से खफा हो गए, बोले यार मैं नोबेल पुरस्कार चला गया तो मैं तो टैरिफ लगाऊंगा, टैरिफ लगा दे, वो 25% और लगाऊंगा, चीन पर लगा नहीं सका। उसे अपने ताऊ को खुश कर लेना भाई, उसे उसकी कर लेना कुछ, लेकिन पुतिन का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ले देगा भारत पे 25% एडिशनल टैरिफ लगा दिया और वो बोल दिया और लगा दूंगा। मतलब ये वो चाह रहा था कि भारत की तरफ से कोई नेगोशिएशन डील आ जाए, भारत बोल दे कि आई एम सॉरी, वो आपने युद्ध रुकवाया आप कर लो, लेकिन भारत है कि झुकने वाला नहीं है, अपन झुकेगा नहीं साला। पुष्पा मूवी यहीं से बनी है, वो भूल गया था कि पुष्पा मूवी कहाँ बनी है, उसे देख लेनी चाहिए पुष्पा मूवी। तो इसीलिए वो झुक गया। अब झुका तो ऐसा झुका कि अब तो डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के बिना रह नहीं रहा है।
अब देखेंगे जैसे भी कुछ होगा। लेकिन वीडियो के कंक्लूजन पे पहुँचे तो देखो क्या है कि मार्केट जो है ना, शेयर बाज़ार जो है ना, वह दुधारी तलवार, आगे भी चलती है पीछे भी चलती है। अगर आगे चल गई तो तुम्हारी बल्ले बल्ले, पीछे चल गई तो तुम्हारी हो गया कल्याण। तो इसलिए सही वित्तीय सलाहकार के साथ जाएं। जो भी कोई डिसीजन लें शेयर मार्केट में, वो बहुत ही सोच समझ के लें, बहुत सोचे समझे उसके बाद निवेश करें, क्योंकि शेयर बाजार क्या जोखिमों का अधीन है। कब क्या खबर आ जाएगी। अभी कुछ दिन पहले ऐसा लग रहा था कि सब सेंटीमेंट खराब है, सब कुछ गड़बड़ हो गया, अब कुछ सही नहीं हो सकता। अब लग रहा है सब कुछ अच्छा हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी। तो इसीलिए बाज़ार में ये वोलेटिलिटी चलती रहती है, इसलिए घबराने वाली बात है नहीं। अगर आपको शेर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं देख रहा था बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीडियो कंटिन्यू देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो 0.2 सेकंड लगती है, सब्सक्राइब कर लिया करो। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।